वेल स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में अभी तक हमने देखा है कि पालमपुर का इंट्रोडक्शन और साथ में प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारा लैंड, ठीक है। तो इसी लैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे इन रिलेटेड टू पालमपुर, हाउ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिहेव और एक्टिव इन पालमपुर। पालमपुर में ये जो फर्स्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का, लैंड की क्या कंडीशन है। तो देखते हैं, द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ फार्मिंग। पहले ही लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो आज आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 को ये स्लाइड कवर करती है। तो लैंड के बारे में ये बताते हैं कि फार्मिंग जो है वो पालमपुर में मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, या और फार्मिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली फार्मिंग के लिए हमें नेसेसिटी है ज़मीन की, लैंड की। आगे एनसीईआरटी बुक हमें बताती है कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। पालमपुर में ऑलमोस्ट 75 जो पॉपुलेशन है पालमपुर की, वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें केवल किसान ही नहीं है, बल्कि वो मज़दूर भी हैं जो किसानों की मदद करते हैं खेती के काम में, यानी इट इंक्लूड फार्मर्स एंड ऑल्सो फार्म लेबरर। फार्म लेबरर इज़ दैट टाइप ऑफ लेबर विच टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्म ऑन देयर प्रोडक्शन एंड लिवलीहुड। ओके, यहाँ पर एक और बात हमें देखने को मिलती है, दैट स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र लैंड। लैंड को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इज़ ऑफ हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में हम नापते हैं ज़मीन को, और हेक्टेयर को सिंपली हम नापते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा स्क्वायर हो और उसकी एक साइड हो 100 मीटर और दूसरी साइड हो 100 मीटर की, तो उस एक प्लॉट को, उस पूरे स्क्वायर के एक प्लॉट को हम क्या कहेंगे, 10,000 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कुछ लोकल यूनिट भी होती हैं लैंड मेजरमेंट की, और बुक में लिखा हुआ है बीघा एंड गुइंथा, GUINTHA, गुइंथा। ये 2 मेजरिंग यूनिट दी गई हैं, लेकिन ये सिर्फ लोकली यूज़ होती हैं और इनका मेजरमेंट डिफ़र करता है एरिया टू एरिया। यानी कि 1 बीघा अगर हमारे यहाँ कुछ और है तो शायद कहीं और पर बीघे का मतलब कुछ और हो। एक बार वापस से पालमपुर की लोकेशन दी गई है पैराग्राफ में, और पालमपुर जो गांव है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, और एरिया है इसमें अबाउट 200 हेक्टेयर। एरिया मींस एरिया ऑफ विलेज एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन ओन बाय विलेजर्स, यानी कि वो ज़मीन जो कि जिसमें खेती होती है और जो किसान पालमपुर के हैं उस ज़मीन के मालिक हैं। टोटल मिलाकर पालमपुर का एरिया करीब करीब 200 हेक्टेयर का है। एक छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है बीच में, दैट कल्टीवेशन इन पालमपुर। पालमपुर में क्या क्या कल्टीवेट किया जाता है ज़मीन पर। देखिए, पालमपुर में बेसिकली ये दिया हुआ है कि रेनी सीज़न में खरीफ की फसल बोई जाती है, और खरीफ की फसल में बेसिकली वहाँ पर बोया जाता है ज्वार और बाजरा। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ज्वार और बाजरा जो है ऑलमोस्ट यूज़ एज कैटल फीड, यानी कि पशुओं के चारे के रूप में यूज़ होता है। इन 2 फसल को पालमपुर के किसान अपने खाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बताया गया है कि विंटर सीज़न में रबी की क्रॉप वीट बोई जाती है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पालमपुर के किसान एक और फसल बोते हैं और उसका नाम है पोटैटो, आलू। पालमपुर के किसान के लिए जो वीट की फसल है वो एक कैश फसल है। ठीक है, वीट के सरप्लस को वो लोग पास के ही टाउन में बेच आते हैं। और एक और लाइन लिखी हुई है कि शुगर कैन भी बोया जाता है, गन्ना भी बोया जाता है, जो कि साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पालमपुर के किसानों के लिए 2 कैश क्रॉप हैं, एक शुगर कैन और दूसरा वीट। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का ही एक छोटी सी क्लिप है जिसमें वीट, बाजरा, शुगर कैन और पोटैटो ये इसलिए जोड़ी गई है ताकि आपको ये याद रहे कि पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। और इसमें से आप सबको पता होगा कौन सी सरप्लस या कौन सी कैश क्रॉप थी उनकी। सरप्लस बेचा जाता था वीट का, और जैगरी यानी कि गुड़ बना के बेचा जाता था शुगर कैन का।
बाजरा बेसिकली ज़्यादातर वो लोग कैटल फीड के लिए यूज़ करते थे और अपने खाने के लिए बीच में पोटैटो भी बोते थे। देखिए इस टेबल से हमें पता लगता है कि पालमपुर में एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था। तो एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, दैट वाई द फार्मर ऑफ पालमपुर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। एक साल में पालमपुर के किसान 3 फसलें कैसे उगा लेते हैं? तो इसका सिंपल आंसर बुक में दिया है दैट बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन में। वहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था थी पालमपुर में वो काफ़ी अच्छी थी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गई थी पालमपुर में शुरुआती ही टाइम पर। पीपल यूज़ इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल इंस्टेंट ऑफ पर्शियन व्हील। जो पर्शियन व्हील होता है जिसे हिंदी में हरट बोलते हैं, ठीक है, हरट की जगह लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल, बिजली से चलने वाली ट्यूबवेल का यूज़ करते थे, जिससे पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा उन्हें अवेलेबल होती थी। विच वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट। इनिशियली ये ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने सेटअप करी और बाद में प्राइवेट हैंड्स ने भी, लोगों ने भी अपने अपने ट्यूबवेल लगा लिए। तो इस इरिगेशन फैसिलिटी के चलते ही या इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी के चलते ही पालमपुर में 3 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है बुक के साइड में दैट अबाउट 60% ऑफ इरिगेशन इज़ बेस्ड ऑन रेनफॉल इन इंडिया। ये मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, इसे आप नोट कीजिए कि ये जो फैक्ट दिया गया ये इंडिया के अकॉर्डिंग टू है, नॉट अकॉर्डिंग टू द पालमपुर। की आज भी इंडिया में 60% ऑफ इरिगेशन है वो केवल बरसात के ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। वेल यहाँ तक अगर आपको आज की ये स्लाइड समझ में आई है तो आज मेरे 2 क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी फॉर रूरल डेवलपमेंट। आप ये कैसे कह सकते हो कि बिजली की सुविधा रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे किसान या पिछड़े हुए इलाके हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि ज़रूरी है, तो क्यों है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर फेसिंग ड्यूरिंग इरिगेशन। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन फार्मर है हमारे, उनकी क्या प्रॉब्लम है इरिगेशन में आज के इंडियन फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है। ये 2 क्वेश्चन हैं। अगर आज की स्लाइड आपको समझ में आई है तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर कीजिएगा।